और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आज ये अदालत बातचीत करेगी। और उसकी वजह यह है कि देखिए बाजार में तेजी चल रही है, बैंक निफ्टी में गजब की तेजी देखने को मिली, स्मॉल कैप निफ्टी में तेजी है, गोल्ड में अभूतपूर्व तेजी है। तो इन तमाम चार्ट्स को स्टडी करना हमारा उद्देश्य है, हमारा कर्तव्य है, तो उनका बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, कई नए विषयों पर बात करेंगे। और हाँ, आज का जो विषय है वो है आगामी चुनाव और उससे जुड़े बाजार में संभावित उथल पुथल। देखिए इतिहास गवाह है कि चुनाव बाजार के लिए एक बड़ा इवेंट होता है। चुनाव में हमेशा कुछ अनिश्चितताएं होती हैं और उसकी वजह से बाजार उठापटक दिखाता है। समस्या यह है कि जो निवेशक है उसकी दिल की धड़कनें भी आप देखिए इलेक्शन के रिजल्ट्स की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपने आप को आगामी चुनाव की वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर करें और उसको कैसे किया जाता है इसकी चर्चा आज की अदालत में हम लोग करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आज के समय के हिसाब से महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी से निवेदन है कि ध्यान से आज की अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लें, एक एक चीज को ध्यान से सुने। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कई सारे लोग आ गए हैं। कौन कौन आया है? सुनील केडिया साहब आए हैं, साथ में गणेश वर्मा जी आए हैं, हमारे टीकेपी 4 के सदस्य हैं। क्या लिख रहे हैं? अरे वाह गुरुजी, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 22% का रिटर्न मिला है, क्या ये रिटर्न ठीक है या अभी और मेहनत करनी है? भाई देखिए, जो मिल जाए गणेश जी उसे ईश्वर का प्रसाद मानना चाहिए। आपने मेहनत की, अच्छा रिटर्न आया और आप धीरे धीरे करके और बेहतर होते चले जाएंगे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और पूर्ण विश्वास है। अगर आप लगातार इंप्रूव करते रहेंगे तो रिटर्न से अपनी सफलता को ना आके आप ये देखें कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, किस रिस्क पर ये रिटर्न लेकर के आए हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप लो रिस्क स्ट्रेटेजीज पर काम कर रहे हैं तो कम रिटर्न भी चलेगा, अगर आप हाई रिस्क ले रहे हैं तो फिर आता है हाई रिटर्न। रिस्क और रिटर्न का आपस में बड़ा गहरा तालमेल है और इसको समझना बेहद जरूरी है। तो हमारे गणेश वर्मा जी अच्छा रिटर्न लाए लास्ट ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तमाम लोग आ गए हैं, शानदार संदेश भेज रहे हैं। वाह 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 वाह। हमारे आशीष पानी गढ़ी साहब हैं जो लिख रहे हैं कि एक्शन कंस्ट्रक्शन में 350%, जेनटेक में 300%, परसिस्टेंट में 120% का रिटर्न हासिल किया इन्होंने। नौकरी से आजादी सीजन 4 के सैनानी हैं। आशीष जी साधुवाद आपको और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो सफलता आपको अभी तक मिली है उससे भी और बढ़ाएंगे आप 2024-25 वित्तीय वर्ष में। तो आगामी वित्तीय वर्ष अभी शुरू होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, ये हमारी शुभकामनाएं। अच्छा, इसके अलावा बहुत अच्छे संदेश आ जा रहे हैं। टीम संजीव जुड़े हैं, stocktrends.com जुड़े हैं, साथ में सेतु विश्वाल जी, गणेश कुमार जी, गौरीशंकर अग्रवाल जी, वासुदेव भट्टाचार्य जी, यशवंत कुशवाहा जी, लक्ष्मी शेखावत जी और स्मिता मराठे जी आ गए हैं। और अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार संदेश स्मिता मराठे जी ने लिखा है कि सर मैं आपकी स्टूडेंट हूं, ये फाइनेंशियल ईयर में 49% रिटर्न लिए हैं, सब आपकी सीख का नतीजा है। ये मेरी सीख का नहीं, ये आपके परिश्रम, आपके फोकस का परिणाम है स्मिता जी, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। इसमें कुछ हद तक श्रेय बाजार को भी देना चाहिए क्योंकि देखिए जो रिटर्न आए हैं इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका बाजार की रही, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका जो फोकस है वो है सबसे बड़ी इस उपलब्धि के लिए जिसको श्रेय जाना चाहिए। तो स्मिता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे संदेश आ रहे हैं। ग्रेट। अच्छा चलिए, अब देखिए बातचीत तो हमारी लगी रहेगी, बहुत से अच्छे संदेश आ रहे हैं, कुछ को मैंने पढ़ा, कुछ को आगे पढ़ूंगा। अरे वाह, एक और संदेश पढ़ देता हूं क्योंकि निगाह पड़ा, और लिख रहे हैं कि ओवरऑल पोर्टफोलियो 200% अप है लास्ट ईयर से। अरे गजब गौरव जी, यू हैव आउट परफॉर्म, बहुत बढ़िया, बड़ी उपलब्धि है ये। और आप सभी जो सफलता जिनको पिछले वित्तीय वर्ष में मिली, आप सबको मेरी ओर से अनेकों ढेरों शुभकामनाएं, बड़ी उपलब्धि है। और इससे देखिए मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई शंका की दृष्टि से आपको देखता है, यार तुम स्टॉक मार्केट में हो, ये कोई काम है, इसमें तो बड़ा खतरा है, तुम्हें पता तो है क्या कर रहे हो। तो जब आप रिटर्न लेकर के आते हैं तो आप सही ढंग से बात कर पाते हैं और आपको खुद को आत्मविश्वास होता है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं उसके पीछे एक तर्क है, एक लॉजिक है, और जो भी निर्णय मैं कर रहा हूं वो तर्क संगत है और उनके लॉजिक को मैं समझ रहा हूं, मैं सारे जोखिमों को समझता हूं और उसके बाद मैं अपने रिस्क को ध्यान में रख करके निर्णय करता हूं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये आप में आता है और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में और सफलता आप सबको मिले। वाह गजब। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों पर और चर्चा। हाँ देखिए, काम तो रह गया, और वो है आप सभी को हर सप्ताह की तरह याद दिलाना कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई भी निवेश करते समय, निवेश के विषय में विचार करते समय आवश्यक है कि उससे जुड़े सारे दस्तावेजों का आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये सब तरह के निवेश पर लागू होता है। तो आप कोई भी निवेश करें, छोटा बड़ा, तात्कालिक या लंबी दूरी का कोई भी निवेश करें, हमेशा उससे जुड़े सारे रिस्क जान लें, सारे दस्तावेजों का अध्ययन कर लें, सारी जानकारी हासिल करें और ये हमेशा याद रखें कि बाजार का जोखिम जो है उसके अधीन रहते हैं शेयर बाजार के निवेश। इसको आपको समझना चाहिए। चलिए, तो ये मैं हर सप्ताह आपको बताता हूं। एक चीज और बताता हूं, वो है कि मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं जिसमें मेरी तस्वीर आपने देखी है या नाम लिखा देखा है, कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल जिसमें पैसा दोगुना करने का वायदा हो रहा हो, या कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल जिसमें नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया जा रहा हो, कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल जिसमें क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग का आपको प्रस्ताव हो, ये सारे टेलीग्राम चैनल बहरूपिये चला रहे हैं। इनका उद्देश्य, इनकी मंशा आपको ठगने की है। तुरंत प्रभाव से ऐसे कोई भी चैनल का यदि आपको पता है या आप किसी से जुड़े हुए हैं तो उससे सबसे पहले ब्लॉक कर दें, उसके बाद उसको रिपोर्ट कर दें, जिससे कि उस चैनल को बंद करवाने में हमें सहायता मिले। क्योंकि देखिए, जितने ज्यादा लोग उसकी कंप्लेंट करेंगे उतनी आसानी से वो चैनल बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी चैनल यदि आपके संपर्क में आया हो, आपके हाल फिलहाल में किसी ने भेजा हो कि देखो ये चैनल चल रहा है, तो तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट कर दें और हमें भी सूचित कर दें कि इस प्रकार का चैनल चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा काम बहुत है आज, क्योंकि बाजारों को भी देखना है और साथ में हमें हेजिंग के बारे में भी बात करनी है कि किस प्रकार से आगामी चुनाव की वॉलेटिलिटी को के मद्देनजर हमें अपनी तैयारी करनी है। अरे वाह, डीके मिश्रा जी ने बड़ा अच्छा एक प्रेम भरा शुभकामना भेजी है। वो कह रहे हैं कि सतत आरोग्य रहें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मिश्रा जी, जो आपने ये शुभकामना भेजी, और इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। दुनिया में सबसे बड़ी संपदा सेहत है, और सेहत से बड़ी कोई संपदा नहीं, और कोई सेहत का आशीर्वाद दे तो उससे बड़ा क्या आशीर्वाद हो सकता है। तो मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, इसके अलावा बहुत अच्छे संदेश आ रहे हैं, गजब के संदेश और बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। अरे एक बात और पढ़ दूंगा बस। एक नंबर 0 साहब है, नाम तो उनका अच्छा सा होगा लेकिन उनका हैंडल ये है। वो ये कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, हाउ आर यू। लास्ट फ्राइडे के सेशन में ओवर ट्रेडिंग की वजह से 7,000 का लॉस हुआ। मार्केट ने अच्छा पाठ पढ़ाया। सबसे विनती है कि ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। गजब का संदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऑन पॉइंट। और ये देखिए, आप बीती सुना रहे हैं अपनी नंबर 0 साहब। इन्होंने शुक्रवार के दिन ट्रेड किया, 7,000 का नुकसान हुआ और उसकी वजह बता रहे हैं ओवर ट्रेडिंग। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ट्रेडर के लिए? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग है कि भाई मान लीजिए आपका जो रिस्क है, जो रिस्क एपेटाइट है, जो खतरा आप मोल ले सकते हैं, वो एक तय क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास कुल जो कैपिटल है उसके हिसाब से आपने तय किया कि ठीक है, इस एक ट्रेड में मैं 1,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। लेकिन जब 1,000 का नुकसान हो रहा था, स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, तब आपने कहा यार 1,000 भी क्यों दें, वेट कर लेते हैं, शायद दाम लौट आए। फिर आपने अपना स्टॉप लॉस कुछ मिनटों के लिए हटा दिया। आपने कहा देखते हैं शायद रिवर्स हो जाए, अभी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और उसके बाद आपने देखा उसी ट्रेड में आपने 10,000 15,000 का नुकसान दे दिया। तो यह है ओवर ट्रेडिंग। दूसरी परेशानी क्या है कि आप जरूरत से ज्यादा बड़ी पोजीशंस बना लेते हैं, क्योंकि आपको अलाउड है अपना रिस्क के हिसाब से। आप सोचते हैं 1,000 रुपए का रिस्क लेंगे, इतना सा ट्रेड बनाएंगे, लेकिन फिर लगता है यार पैसे तो खाली पड़े, क्यों ना 2 लॉट ले लें, क्यों ना 3 लॉट ले लें, क्यों ना 4 लॉट ले लें। और इस वेग में आप अपनी बूते से बाहर की ट्रेडिंग कर बैठते हैं और उसका खामियाजा बाजार आपको तुरंत दे देता है। तो उसकी आपको जरूर पाठ मिलता है, जो कि नंबर 0 जी को मिला है। तो इसीलिए जरूरी है ओवर ट्रेडिंग से बचिए। चलिए, अब देखिए, इसी नोट पर आइए बाजारों के चार्ट्स की और रुक करते हैं, क्योंकि चार्ट्स देखना बहुत जरूरी है। तो आइए बिना समय गंवाएं आज के चार्ट्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह निफ्टी का चार्ट हमारे सामने। गौर से देखिए इस चार्ट को। क्या बता रहा है चार्ट कि भाई ठीक है, ताकत है, बावजूद इसके कि उठा पटक चल रही है, चुनाव को लेकर अनिश्चितता है, फिर हम देख रहे हैं कि हर प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, बावजूद उसके हमारा बाजार जो है वो मेजर लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ब्रेकआउट की दहलीज पर बंद हुआ शुक्रवार को। ये डेली चार्ट, आमतौर पर हम वीकली चार्ट्स का आकलन करते हैं, लेकिन आज हम लोग डेली चार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। और डेली चार्ट जब आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको नजर आती है वो ये है कि भाई बिल्कुल जो रेजिस्टेंस है वहीं पर बंद होते हुए नजर आया शुक्रवार को, यानी कि ब्रेकआउट की दहलीज पर बाजार है। 22,500 के बिल्कुल करीब आकर के निफ्टी बंद हुआ। तो निफ्टी से कुछ स्पष्टता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है डेली चार्ट पर कम से कम। आइए, लेकिन एक बात तय है कि रेंज के अपर एंड पर निफ्टी है। यहां से ब्रेकआउट हुआ तो फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और बाजार में फिर आपको नई उड़ान भी देखने को मिल सकती है। आइए वीकली चार्ट देखते हैं। ये वीकली चार्ट है, कमोवेश वही परिस्थिति है, जो लेवल्स हैं वो पहले से मैंने अंकित किए हुए हैं। इनमें थोड़ा सा सुधार कर देते हैं वीकली चार्ट के मद्देनजर। तो ये आपके लिए लेवल्स हो गए। नीचे 22,000 मान लीजिए 21,970, 22,000 और ऊपर 22,500। तो ये 500 अंकों का दायरा है। इस दायरे में फिलहाल निफ्टी अटका हुआ है। ऊपरी लेवल्स पर यानी कि 22,619 तक गया था इस सप्ताह, लेकिन उन स्तरों पर टिक नहीं पाया और जो क्लोज है वो 22,500 के ही आसपास हुआ। इसका मतलब ऊपरी लेवल्स पर कुछ रेजिस्टेंस है। ये लेवल पार होगा तो ब्रेकआउट आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। नहीं पार होता है अभी तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी ये चीज नहीं है जिसको लेकर के हम बेचैन हो जाएं कि भाई ओहो रेजिस्टेंस पार नहीं हो रही है। तो होता ही है, रेजिस्टेंस कभी भी एक
प्रयास में पार नहीं होती है, तो कुछ समय हो सकता है यहाँ लगा दे निफ्टी। और लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हायर बॉटम्स। तो इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको हायर बॉटम्स नजर आएंगे। तो बॉटम्स की श्रृंखला अटूट है, ऊंचे बॉटम्स बन रहे हैं, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, किसी प्रकार की कोई चिंता का यहाँ पर संकेत नहीं। तो ये बाजार का चार्ट है। 22,500 के आसपास रेजिस्टेंस पर निफ्टी रुका हुआ है। इस रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो कोई अचरज की बात नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा ही होता है आमतौर पर। लेकिन अगर 22,600 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है तो फिर एक ब्रेकआउट इसे मानना चाहिए। ये कुल मिलाकर स्थिति है निफ्टी की। आइए एक दफे बैंक निफ्टी देख लें, जहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है, अभी अंकित करके आपको दिखाता हूं, मजा आएगा आपको। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस पर ही बंद हुआ है। ये रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी की भी यही है और ये लेवल है 48,666 और बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब आकर के बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो ऐसा ही लग रहा है कि रेजिस्टेंस पर बंद हुआ। लेकिन जब आप इसको पैटर्न की दृष्टि से देखते हैं, तो ये रेखाएं मैं हटा देता हूं एक दफे, और अगर आप इसको पैटर्न की दृष्टि से देखते हैं तो आपको यहां एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा जिस पैटर्न को कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो यहां पर आपको ऐसा त्रिभुज दिखेगा, इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आपको पिछले सप्ताह, यानी कि जो सप्ताह अभी समाप्त हुआ है, इसमें देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर ये चार्ट ज्यादा मजबूत है, पैटर्न का दम है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल काफी कारगर पैटर्न माना जाता है, अच्छा पैटर्न है। और हायर बॉटम्स तो यहां पर भी बनी रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में ताकत ज्यादा दिखती है। अगर आप दोनों में तुलना करें तो साफ तौर पर बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत चार्ट पर नजर आ रहा है। तो ये परिस्थिति है। वीकली चार्ट पर शानदार तेजी बनी बैंक निफ्टी में। इस सप्ताह जहां हमने देखा कि निफ्टी रेजिस्टेंस के करीब आकर के बंद हुआ, मामूली सी तेजी रही, 2.5% की तेजी इस सप्ताह हमने बैंक निफ्टी में देखी, जो कि मायने रखती है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत और निफ्टी मुकाबले में कम मजबूत आपको नजर आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। हाँ, एक चीज नोट करने योग्य है और वो ये है कि दोनों इंडाइसेस जो है रेजिस्टेंस के करीब आकर के बंद हुए हैं। इंडाइसेस से मुझे याद आया कि बहुत जल्द 4 नए इंडाइसेस शुरू होने जा रहे हैं। टाटा समूह का एक विशेष इंडेक्स शुरू होगा, इस प्रकार 3 और इंडेक्स शुरू होंगे। तो नए इंडाइसेस, और नए इंडाइसेस का अर्थ है कि देर सवेर उनके ईटीएफ्स भी शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास विकल्प निवेश करने के कई सारे नए और इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। तो बाजार का विस्तार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और यही एक डेवलपिंग मार्केट का संकेत होता है कि उसमें नए और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है और ये आपको जरूर चार्ट पर अंकित कर लेना है। हाँ, अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने में परेशानी होती हो तो इस तरह इसे लाइन चार्ट में तब्दील कर दे, और आप देखेंगे लाइन चार्ट में तब्दील करते ही आप पाएंगे कि आपके लेवल्स भी थोड़े बदल जाते हैं, थोड़े से बदल जाते हैं, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। तो इस प्रकार का कोई पैटर्न देख रहे हो तो इसको लाइन चार्ट पर भी देखा जा सकता है। तो ये हमारे सामने चार्ट है और ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, जिस पर तेजी देख रहे हैं। अब आइए दुनिया भर की टोह लेनी है हमें। तो सबसे पहले हमारा प्रिय नैस्डैक, और ये नैस्डैक का चार्ट है, इसको एक बार कैंडलस्टिक्स में तब्दील कर दें। ये वीकली चार्ट है, एक दफे डेली देखेंगे, कल के ट्रेड को देखेंगे तो कल आप देखें शानदार रिकवरी नीचे के लेवल से हुई, लगभग 1.25% की तेजी हमने शुक्रवार को नैस्डैक में आती हुई देखी। तो नैस्डैक में सुधार हुआ है और ये वीकली चार्ट है नैस्डैक का, जहां पर तेजी कायम है। तो कोई खास बदलाव नहीं है, यथास्थिति बनी हुई है। मामूली से गिरावट इस सप्ताह देखने को मिली, लेकिन अभी भी ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर ही नैस्डैक टिका हुआ है, जो कि अच्छा संकेत है। तो यहां पर एक लाइन डाल दें, 16,050 पर ये रेखा मैंने डाल दी है, इस लाइन के ऊपर नैस्डैक टिका हुआ है। तो नैस्डैक से संकेत ठीक है। डाउ जोन्स देखें, ये आपके सामने डाउ जोन्स, हाँ, डाउ जोन्स में गिरावट हुई और ये गिरावट ने एक पैटर्न बनाया जिसको बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। वीकली चार्ट पर बना है, 2% की गिरावट वीकली चार्ट पर देखने को मिल रही है। ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर कल तो रिकवरी थी, लेकिन जो भीषण गिरावट हमने थर्सडे को आते हुए देखी, उसके चलते ये आपको ओवरऑल सप्ताह भर के लिए आप देखें तो आपको 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ठीक है भाई, देखिए बढ़त भी उसी तरह से आई थी, 32,000 से सीधा भागता हुआ 39,000 तक चला गया, 7,000 अंकों की तेजी बनी। तो अब थोड़ा बहुत गिरावट आना तो लाजमी है, वही होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन करेक्शन जरूर आपको डाउ जोन्स में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे सामने डाउ जोन्स है। और इसके बाद आइए चलते हैं, फटाफट बात करते हैं यूएस डॉलर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन इस चार्ट को देखना है। डॉलर में कुछ कमजोरी आते हुए इस सप्ताह नजर आई। एक बड़ी उछाल हमने 2 सप्ताह पहले आते हुए देखा, उसके बाद 2 सप्ताह से कुछ फिर से स्टेबिलिटी आ रही है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी आई, आपने देखा शुक्रवार के दिन, और मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा कि यथास्थिति बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं किया गया, और जो पहले का स्टांस था लगभग वही स्टांस रहा। तो कोई बहुत बड़ा असर उसका भी रुपए पर नहीं पड़ा। तो कमोवेश वही परिस्थिति है जो पहले थी। तो रुपए से भी कोई नकारात्मक संकेत इस सप्ताह नहीं। आइए एक बार गोल्ड के चार्ट जरूर देखेंगे। जो चार्ट देखने योग्य है, जो सबसे सुदर्शन चार्ट है फिलहाल, वो ये गोल्ड का चार्ट है। इसको जितना देख लें उतना कम है। चार्ट को देख करके तबियत खुश हो जाती है, इस तरह का चार्ट है। अभी देखिए क्या गजब की तेजी गोल्ड में बनी। ये है यूएस डॉलर टर्म्स में गोल्ड, जिसे पिछले सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था, और इस सप्ताह हमने देखा कि 4% की तेजी गोल्ड में देखने को मिली।
4% इन अ वीक, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अगर शेयर भी 4% एक सप्ताह में चल जाए तो हम उससे भी इंप्रेस हो जाते हैं। और ये कोई शेयर नहीं है, ये कमोडिटी है, और वो भी ग्लोबल कमोडिटी है। इतनी बड़ी चीज है गोल्ड, जिसमें 4% का जंप इन अ सिंगल वीक देखने को मिला। इस पूरे महीने का जंप देखें तो आप देखेंगे कि लगभग सॉरी इस 2 महीनों का, पिछले 2 महीनों का जंप देखें तो 2040 से 2326 तक की यात्रा इसने तय की है। यानी 12-13% की यात्रा अभी तक हम गोल्ड में इस महीने और पिछले महीने को मिला ले तो देख चुके हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है। 12% गोल्ड बढ़ना कोई मामूली बात नहीं। तो गोल्ड में अद्भुत तेजी चल रही है। ये यूएस डॉलर गोल्ड है। आइए एक बार एमसीएक्स गोल्ड के चार्ट को भी देखें एक दफे। ये एमसीएक्स गोल्ड है, जिसमें हमने देखा इस सप्ताह अच्छी तेजी बनी, और तेजी भी लगभग 6% की तेजी इस सप्ताह बनते हुए नजर आई। ये है डेली चार्ट, और डेली चार्ट पर हमने देखा गोल्ड चल रहा है, माफ कीजिए एमसीएक्स का चार्ट खुल गया, हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, और हम देख रहे हैं कि 70,000 को पार करके कल के ट्रेड में 1.5% की तेजी देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार तेजी, ये वीकली चार्ट है गोल्ड का, और हम देख रहे हैं कि 70,000 के ऊपर गोल्ड चल रहा है और बड़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और हमने देखा कैसे 62,000 से 70,000 देखते ही देखते एक सवा महीने में गोल्ड आ गया। तो गोल्ड में बड़ी तेजी, और बड़ी तेजी के बड़े मायने होंगे। अभी इस थर्सडे को मैंने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे प्रॉपर्टी, कमोडिटी, इक्विटी, करेंसी, इसके अलावा बिटकॉइन, साथ में सिल्वर, साथ में कितनी सारी और छोटी ऐसी कमोडिटीज हैं जो कि लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रही हैं। तो चारों ओर अद्भुत तेजी देखने को मिल रही है, और गोल्ड में जो तेजी है उसका कोई सानी नहीं। ऐसी तेजी मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी बार गोल्ड में कब देखने को मिली। 70,000 रुपए का 10 ग्राम सोना, अद्भुत समय चल रहा है, 70,000 रुपीज। तो ये गोल्ड का भाव है आपके सामने, जबरदस्त तेजी। आइए सिल्वर का चार्ट भी एक नजर देखेंगे। हाँ, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लें कि फिबोनाची के हिसाब से अगले लेवल्स क्या निकल रहे हैं। तो हम ये जो करेक्शन आया था इस पर हमने इस प्रकार से फिबोनाची डाल दिया। तो ये गोल्ड का M6 का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, और इसको अगर आप देखें तो एक लेवल निकल करके आता है जो 71,500 है, और उसके बाद 74,000 है। ये दो लेवल्स हैं जो गोल्ड में इंपॉर्टेंट है, 17,500 एंड 74,000। ये दो लेवल्स गोल्ड पर आपको ध्यान में रखने हैं। गोल्ड के वीकली चार्ट के फिबोनाची लेवल्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद चर्चा करते हैं सिल्वर की, जहां पर भी तेजी गजब की हुई है। सिल्वर में बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कुछ करेक्शन आया, और ये करेक्शन थर्सडे को हुआ था। फ्राइडे को फिर तेज हो गया सिल्वर, और 80,000 के ऊपर अच्छे से निकल गया। अब 80,800 पर बंद हुआ एमसेक्स में, और ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पर भी आपने देखा कि उठापटक चल रही थी। शुक्रवार को थोड़ा नीचे हुआ, और बाद में जो तेजी बनी 80,800 सिल्वर में, शानदार तेजी। सिल्वर 1 लाख रुपए की ओर अग्रसर है, कुछ कर रहा है, बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। टाइम वाइज करेक्शन देखिए, लगभग 1 साल तक इसी दायरे में ऊपर नीचे होता रहा, और फाइनली आपने देखा इस वीक में बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। सिल्वर कितना बढ़ा इस सप्ताह? 7% से ज्यादा, 7%, जो कि बहुत बड़ी बात है। सिल्वर का 7% एक सप्ताह में बढ़ जाना। तो सिल्वर में तेजी, गोल्ड में तेजी, और यही है इस सप्ताह के सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स। तो आप चाहे सिल्वर में काम करते हो न करते हो, गोल्ड से आपका कोई सरोकार हो ना हो, आप इंटरेस्ट लेते हो न लेते हो, इस चार्ट को देखना जरूरी है। क्योंकि एक बात मेरी याद रखिएगा, सारे चार्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, क्योंकि इनके मूल में होता है धन, पैसा। अब देखिए पैसा वहीं जाता है जहां उसको सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। तो अगर अप्रिसिएशन कमोडिटी में मिल रहा होगा तो पैसा कमोडिटी की ओर कुछ कर जाएगा। इसीलिए कमोडिटी के चार्ट्स को भी समय समय पर नियमित रूप से देखना अनिवार्य होता है। तो कमोडिटी की तेजी ये कुछ संकेत तो नहीं दे रही, ये भी हमें समझना चाहिए। तो इस चार्ट को भी तरजीह देना चाहिए, समझना चाहिए। इक्विटी में हम देख रहे हैं कि तेजी चल रही है, तेजी में थोड़ी रुकावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन नई तेजी अगर कहीं देखनी हो तो सिल्वर गोल्ड के चार्ट पर आपको दिखाई पड़ेगी। 2 चार्ट और आज देखेंगे। एक है कॉपर का चार्ट, जिसको जरूर देखना चाहिए। कॉपर में हमने बड़ी शानदार तेजी देखी आते हुए, और ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि कॉपर में शानदार तेजी। ये कॉपर का वीकली चार्ट है, और ये कॉपर जो एमसीएक्स पर लिस्टेड है वो कॉपर हम यहाँ देख रहे हैं। 800 रुपए का भाव चल रहा है, और हमने देखा कि ये जो महीना समाप्त हुआ, ये सब वीकली चार्ट है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक कंसोलिडेशन हुआ, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, और उसका ब्रेकआउट आपने इस सप्ताह कॉपर के चार्ट पर आते हुए देखा। तो आमतौर पर हम कॉपर की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कॉपर के चार्ट में, बेस मेटल के चार्ट्स पर भी आप मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं। तो कमोडिटी के चार्ट्स बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्रूड के चार्ट को एक नजर देखेंगे, यहां पर भी तेजी है। तो ये हमारे सामने क्रूड का चार्ट है, और क्रूड के चार्ट पर भी हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। एक रेजिस्टेंस जरूर है ये, और ये रेजिस्टेंस पार होगी। यहाँ पर भी राउंडिंग बॉटम निर्माणाधीन है। ब्रेकआउट आने पर, ये मैंने लाइन पहले की डाली हुई, इस लाइन को आप भी डाल लीजिएगा चार्ट पर, और ये लाइन पार हो तो क्रूड में भी ब्रेकआउट। तो कुल मिलाकर आप देखिए कमोडिटी कैसी भी हो, सभी तरफ आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो तेजी का समय है, लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी, यह सवाल। और चुनाव आ रहे हैं,
तो अगर नीचे की आपको कोई झटका देखने को मिल जाए, अचानक से बाजार नीचे आ जाए, तो उसके लिए कैसे अपनी सावधानी रखनी है, कैसे खुद को तैयार करना है, इसी हेजिंग पर आज हम लोग अदालत में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ढेरों काम और निपटा लें और फिर बात करेंगे हेजिंग की। गजब के चार्ट्स हम लोगों ने आज अदालत में देखे, और उससे पहले कि आगे बढ़े, एक बार इंडिया विक्स के चार्ट को भी एक नजर देख लेते हैं। ये इंडिया विक्स है, और आप देख रहे हैं कि जहां उठापटक चल रही है, कमोडिटी में तेजी चल रही है, बावजूद उसके इंडिया विक्स जो है नीचे ही जाता जा रहा है। इंडिया विक्स में किसी प्रकार की ताकत नहीं दिख रही है, यानी कोई अनसर्टेनिटी, वॉलिटिलिटी इस चार्ट से तो कम से कम नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक चल रही हैं। इनफैक्ट दे आर बेटर देन व्हाट वी आर यूज्ड टू। तो जो हम आमतौर पर इस समय उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव से पहले, ठीक पहले, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इतनी बड़ी तेजी देख लेने के बाद हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा रुक जाए, नीचे आने लगे, सरकने लगे, कमजोरी दिखाए, गिरावट आए, वैसी स्थिति अब तक बाजार में नहीं देखने को मिल रही। तो जो उम्मीद थी उसके विपरीत बाजार चलता दिख रहा है, और यही बाजार की फितरत रही है कि जब लोग सोचने लगते हैं कि यार बहुत बढ़ गया, अब तो गिरेगा, तो ये और बढ़ता है। और जब लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो बहुत गिर चुका है, अब तो शर्तिया बढ़ेगा, तो ये और गिरता है। तो जो आप सोचते हैं, जो आपका चलिए क्षमा चाहता हूं, और मेरे ख्याल कुछ मिनटों के लिए आपको मेरी आवाज नहीं आई थी। अगर आवाज बराबर आ रही हो तो एक बार यस लिख दीजिए। अगर आवाज सबको मिल रही है, मेरी आवाज आ रही हो तो एक बार यस लिख दीजिए। वाह, आवाज आ रही, ठीक ठीक ठीक, ग्रेट। क्षमा चाहता हूं, बीच में कुछ अवरोध की वजह से आपको आवाज नहीं मिल रही थी। फाइनली आवाज भी आ रही है और अब आप चार्ट्स भी देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये इंडिया विक्स का चार्ट है, जिसमें हमने कोई किसी प्रकार का कोई उछाल नहीं देखा, ये गनीमत है, और बाजार कुल मिलाकर ठीक ठाक चल रहा है। तो ये बेसिक आपको मैसेज मिला सारे चार्ट्स की टोह ले लेने के बाद। तो देखिए अब पूरी तरह तैयार है आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। कई सारे प्रश्न आ रहे थे, और इन प्रश्नों में से कुछ एक प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। जो बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल है उनको लेने का प्रयास करूंगा। कई सारे प्रश्न आए हैं, और इनमें जो विशेष रूप से ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं उन पर आता हूं। सबसे पहले देखिए एक चार्ट की चर्चा करेंगे। अच्छा, हमारे गौरी शंकर अग्रवाल जी का सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि सर जी प्रणाम, किसी भी स्टॉक का कोई भी फाइनेंशियल रेशो कैसे निकालते हैं? तो देखिए ये फंडामेंटल से जुड़ा सवाल है गौरी शंकर जी। फाइनेंशियल रेशोस, कई सारे रेशोस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा बहुत सारे और रेशोस होते हैं, जैसे पी रेशोस होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस होते हैं। और इस प्रकार के जो रेशोस होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में दो शेयर्स के बीच में तुलना करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनके बारे में भी एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। गौरी शंकर जी उसका मंच नहीं है क्योंकि पूरा विषय है, इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए। तो बहुत जल्द आपके इस सवाल के आधार पर एक वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसमें जो फंडामेंटल रेशोज हैं जो सबको देखने चाहिए, उसकी बात हम लोग अवश्य करेंगे। तो ये गौरी शंकर जी का प्रश्न था, जिसका उत्तर अभी अभी मैंने दिया। और अच्छा, एक अल्पेश जी का प्रश्न है जिसको ले लेता हूं। वो कह रहे हैं कि सर जिस तरह अभी हमने फिबोनाची टारगेट्स निकाले थे, उसी प्रकार से सिल्वर के फिबोनाची टारगेट्स भी निकालिए। तो चलिए सिल्वर के फिबोनाची टारगेट्स देखते हैं। तो वापस से सिल्वर के चार्ट को तलब करते हैं। लीजिए सिल्वर आपके सामने, और हम देख रहे हैं सिल्वर में बड़ा ब्रेकआउट। यहां पर भी फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। ये जो करेक्शन यहां शुरू हुआ था और यहां खत्म हुआ, इसका इस्तेमाल करके जब आप फिबोनाची डालेंगे तो जो लेवल्स चार्ट पर निकल करके आते हैं, एक लेवल तो है देखिए 83,000, 83,000, ये 161.8% फिबोनाची लेवल है। और इसके बाद फिर दूसरा लेवल 92,000 के ऊपर है, ये 261% फिबोनाची स्तर है। तो बड़े लेवल सारे, और जिस तरह की तेजी और बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट सिल्वर पर है, जरूर इस चार्ट को देखा जाना चाहिए, इसको स्टडी अवश्य करें, चाहे सिल्वर में आप काम करते हो न करते हो।
आप कमोडिटी ट्रेडर ना भी हो, आमतौर पर सिल्वर न भी देखते हो, तो भी सिल्वर के चार्ट को जरूर से देखेगा। अब आप सोचेंगे जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर देखकर क्या लाभ होगा, तो जो बात मैंने आपको अभी कही थी उसी को दोहराऊंगा कि सिल्वर, कमोडिटी, करेंसी, प्रॉपर्टी, इन तमाम एसेट क्लासेस का आपस में संबंध होता है। कई बार सिल्वर के चार्ट को देखकर आपको अपने बाजार के विषय में अच्छे आइडियाज आएंगे और इसीलिए सिल्वर के चार्ट को भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना बेहद जरूरी होता है। तो ये हमने चार्ट देखा सिल्वर का, जहां जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए सवाल अनेकों आ रहे हैं और इन सवालों पर मैं आऊंगा। अच्छा, एक सवाल है, एक हमारे हरीश पहवा साहब हैं, NSA 4 के सेनानी हैं, लेकिन आज तक आपने मेरे सवाल का कभी जवाब नहीं दिया, मैक्स हेल्थ केयर पर बताइए। अच्छा बताइए, चलिए आइए, अब आपने पूछ लिया है तो मैक्स हेल्थ केयर की बात करते हैं। और ये आपके सामने मैक्स हेल्थ केयर का चार्ट है। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि मैक्स हेल्थ केयर हमारे स्मॉल केस में भी अंडर रिसर्च है और इस पर हमारी बाय की रेटिंग रही है पहले से। जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली और हमने देखा है कि ये लगभग 300 रुपए से बढ़ता हुआ सीधा 900 रुपए तक चला गया, कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक एलओसी डालिए चार्ट पर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, 726 रुपए का भाव है। इस एलओसी को देख लीजिए, बाकी आप देखें हायर बॉटम बन रहे हैं। एक जमाने में इसमें भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था जो अभी हमने बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखा और इसके सिमेट्रिकल ट्रायंगल ने गजब का असर दिखाया। देखिए 600 रुपए से बढ़कर सीधा 900, तो पैटर्न की शक्ति आपको यहाँ पर साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो प्रणाम कर दीजिए पैटर्न की ताकत को। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर दृष्टिगोचर है। चार्ट आपके सामने मैक्स हेल्थ केयर का है और ये एलओसी है जो कि 726 रुपए के स्तर पर आपको अंकित कर लेनी है चार्ट पर। अच्छा, इसके अलावा सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। ओके, अच्छा, गौरव जी के साहब पूछ रहे हैं सर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। भाई देखिए कई तरीके हैं उसके। फंडामेंटल एनालिसिस पूरा एक प्रकार का रिसर्च है। जैसे हम टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं उसके आधार पर टेक्निकल रिसर्च करते हैं, उसी तरह से एक समांतर तरीका चार्ट्स को देखने का, कंपनी को स्टडी करने का है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कंपनी के नतीजे, उसकी बैलेंस शीट, उसकी फ्यूचर ग्रोथ को आप स्टडी करते हैं कंपनी के द्वारा दी गई जानकारी के जरिए, अपने चैनल चेक के जरिए, और जो पीयर ग्रुप एनालिसिस है यानी कि उसी क्षेत्र के अन्य कंपनियों को स्टडी करके आप एनालिसिस करते हैं कि कंपनी कहां खड़ी है, इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस पूरा एक अलग तंत्र है, लेकिन समस्या क्या है, बहुत सारी उसमें परेशानियां पेश आती हैं। नए निवेशकों को फंडामेंटल के बारे में आधारित जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैं सबको प्रेरित करता हूं कि भाई जानकारी हासिल कीजिए, सीखिए, लेकिन जो आप निर्णय करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर कीजिए, क्योंकि चार्ट्स देखना आपके काबू में है। फंडामेंटल में बहुत सारे पेज हैं, कभी तफसील से उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जरूर करना चाहिए आपको। और अनेकों किताबें उपलब्ध हैं, कुछ वीडियोस मैंने भी बनाए हैं और कुछ आगे भी बनाऊंगा, जिनके जरिए आप फंडामेंटल्स को और गहराई से समझ पाएंगे। एक हमारे केरलाई ट्रेडर हैं जो अदालत को बड़ी सही ढंग से संबोधित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट को भी एक बार देखिएगा जरूर। भाई अब आपने कह दिया है तो बिटकॉइन के चार्ट पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। ये आपके सामने बिटकॉइन बनाम यूएस डॉलर, और ये है इसमें जबरदस्त तेजी। अब आपने कहा था कि 4 घंटे वाला चार्ट देखिएगा, लेकिन हम यहाँ पर वीकली चार्ट देख रहे हैं, जिसमें बड़ा ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा और उस समय हमने इसकी चर्चा भी की थी। जब बिटकॉइन ने 66,000 का लेवल पार किया, बढ़ने के बाद 72,000 तक गया, अब थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो बिटकॉइन में भी तेजी, कोई कोना बचा ही नहीं है जहां तेजी ना पहुंची। इक्विटी, कमोडिटी, प्रॉपर्टी, करेंसी, बिटकॉइन तक चल पड़ा। मुझे याद आता है जब बिटकॉइन पर बैन इत्यादि लगे थे और बिटकॉइन लगभग 20,000 19,000 का हो गया था, लोगों ने कहा कि भाई खत्म हो गई बिटकॉइन की कहानी, अब बिटकॉइन गया, कागज बन जाएगा, धूल में मिल जाएगा। लेकिन देखिए क्या गजब की रिकवरी हुई है, मानना पड़ेगा। और अब आप देख रहे हैं 68,000 67,000 के स्तर आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी तेजी बिटकॉइन में भी आते हुए दिख रही है। और जो लेवल है, सबसे क्रिटिकल लेवल, पहला पुराना रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट की भूमिका में नजर आएगा आपको, तो 65,000 के आसपास सपोर्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। ये चार्ट है बिटकॉइन बनाम यूएस डॉलर का, और ये जो हम चार्ट देख रहे हैं ये वीकली है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कई बार लोग इसको लेकर काफी पशुपेश में पड़ जाते हैं, तो जो लोग नए जुड़े हैं अदालत में, जो पहले नहीं जुड़े हैं, जिनको शायद ये कॉन्सेप्ट ठीक से पता ना हो, तो उनकी जानकारी के लिए और आपके समझ के लिए बता दूं कि भाई देखिए जो चार्ट्स हम देखते हैं, ये वीकली चार्ट्स आमतौर पर 3 महीने से 1 साल की काल अवधि के लिए देखे जाते हैं। तो ये आपको जहन में पता होना चाहिए कि जो चार्ट में देख रहा हूं किस टाइम फ्रेम के लिए देखे जा रहे हैं। अच्छा, और वीकली चार्ट्स मिनिमम 3 मंथ्स टू 1 ईयर। चलिए, तो आराम से बात करेंगे चार्ट्स की और फंडामेंटल्स की भी। कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। अरे हमारे डीके मिश्रा जी कह रहे हैं कि हेजिंग की बातचीत शुरू कीजिए। करता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आज एक विशेष व्यक्ति जुड़े हुए हैं। उदय संबारे साहब हमारे साथ हैं और उदय जी से बात करेंगे, उनकी जीवन यात्रा समझेंगे, कहां से शुरुआत हुई, कैसे बाजार में आए, क्या कुछ उनके साथ हुआ, ये जानेंगे। तो बड़ा रोचक संवाद होने वाला है, तो इसके लिए दिल थाम कर बैठिए। कुछ ही पलों में आपके साथ
उदय जी को मैं शामिल करता हूं, देखते हैं उदय जी तक आवाज आ रही है कि उदय जी आवाज मिल रही है? या आवाज आ रही है सर। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग उदय जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अदालत में आने के लिए। बड़ा जगमगाता हुआ कमरा है आपका। तो उदय जी कहाँ से हैं आप? सर बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, महाराष्ट्र। अच्छा, पुणे से हैं और वहीं रहते हैं, अभी भी पुणे ही रहते हाँ हैं? सर, बिल्कुल वहीं पर हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और बहुत शानदार शहर है पुणे आपका। 2-4 बार मुझे आने का अवसर मिला, बड़ा आनंद आया और खाना वहाँ का गजब का है, मतलब अद्भुत खाना है आपका। इतना तीखा लेकिन इतना मजेदार, बहुत मजा आता है। तो अच्छा एक बात बताइए उदय जी, बाजार में कैसे आए आप, ये बताइए। सर बाजार में राइट फ्रॉम 1994 इट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सर, एंड दैट वाज बीपीएल के शेयर में किया था। कहीं सुनी पर किया था, यानी किसी से टिप लेके कि ये कर लेंगे। तो बीपीएल तो आज अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ बीपीएल, वो पुराने दाम अभी तक आ नहीं पाए हैं। एंड बेस्ड ऑन टिप्स पर शुरू किया, बट लेटर ऑन माइग्रेटेड माई सेल्फ टू वेरियस टेक्निकल एनालिसिस। तो पुणे में हूँ तो किरण जाधव साहब इज द ओनली सोर्स, तो उनसे पहले बेसिक्स सीख लिया था टेक्निकल। बट सर बेसिकली प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, तो सर्विंग इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी, तो वक्त काफी कुछ नौकरी में चला जाता है तो टाइम कम मिलता है। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पर मैं ट्रेडिंग ये कर रहा था, इन्वेस्टिंग कर रहा था। तो फॉर दैट जर्नी फॉर पास्ट 20 years इट वाज ओनली बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। बट कोविड के टाइम आया तो इट गेव मी अ टाइम टू स्टेप बैक एंड थिंक अगेन, पॉन्डर ऑन व्हाट आर द गोल्स ऑफ द लाइफ। और तभी सर आपसे मुलाकात हो पाई एनएसए के द्वारा, उसके बाद में टर्टल, and then sir I had 1 5 minutes interaction with you regarding whether to leave the job and pursue a career in this stock market। और आपका तो नौकरी से आजादी का ही सिंबल था, प्रिंसिपल था, तो दैट अट्रैक्टेड मी। बट यू गिव मी अ गाइडेंस दैट यू डू पैरेलली, आप टाइम फ्रेम बड़ा चूज कीजिए एंड देन यू कम ऑन, बिकॉज द प्रेशर ऑफ प्लॉइंग गॉट द प्रॉफिट्स विल टेक टोल ऑन योर बॉडी एंड माइंड। सो सर फिर इसी को ध्यान में रख के आपसे सीखा, एंड आई एम नाउ डूइंग मोमेंटम इन्वेस्टिंग ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम। और कैसा आपका अभी रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं उदय जी? सर रिजल्ट्स गजब के रिजल्ट्स है सर। सर पहले 20 साल के बोलूं तो मैंने 5 लाख, 10 लाख, 17 लाख, 34 लाख कमाए, बट इट इज ओनली बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड एंड मर्सी ऑफ द मार्केट। मेरी उसमें कोई ये नहीं थी, इट वाज फ्लोइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड देन नॉट लुकिंग एट इट, इट वाज लाइक पैसिव इन्वेस्टिंग। लॉस तो मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं देखता ही नहीं था। जब 3-4 साल में बाजार की साइकिल खत्म होगी तो अपने आप वो बढ़ते जा रहा था, मैं सिर्फ जैसा सब्सक्रिप्शन है उस तरह से इन्वेस्ट करता रहा। बट इट वाज लाइक आई वाज इन्वेस्टिंग ओनली अ पार्ट और स्मॉल पार्टरी अमाउंट ऑफ माय एंटायर पोर्टफोलियो। तो आपसे मैंने ये सीखा है कि यू हैव टू हैव द स्किन इन द गेम। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट या परसेंटेज इतना होना चाहिए तो वो आपको इम्पैक्ट लाए आपके लाइफस्टाइल पर। तो दैट मेड मी अ गुड इन्वेस्टर एंड गेव इट अ थॉट कि अभी मुझे इसी पर काम करना है। और सर मैंने काफी इन्वेस्टमेंट आपसे सीखने के बाद, एनएसए टर्टल के बाद काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, एंड आई हैड अ माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स। माय XIRR, since I'm doing investing based on weekly and monthly chart, so I am plowing money every week or every month, तो इसीलिए CAGR will not be the right term to calculate, but XIRR से निकाला है तो XIRR is 78.4% सर। अद्भुत, बहुत बढ़िया उदय जी। by the grace of God, by grace of my गुरुजी कुणाल जी and sir market God। बहुत बड़ी बात है उदय जी और बहुत अच्छी बातें आपने बताई और मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा एलिबरेट करें। बहुत जबरदस्त काम आपने कर रहा है और सबसे अच्छी बात one point I have to tell you is sir on 29th March my portfolio was minus 29,000 from 8 lakhs profits से minus 29 था, and from there the journey started in mid cap and small cap, and all the patterns and breakouts based on your momentum investing setup and trading के practicals OBB PBB के साथ जब करता रहा हूं तो on 12th of January, that is in 9 months and 18 days, I clocked 1 crore profits from the market। गजब, बहुत बड़ी बात है उदय जी। सुनकर के देखिए मुझे पूरा विश्वास है जो सुन रहे होंगे बड़ी प्रेरणा मिल रही होगी, इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत अच्छी बात है। देखिए 1994 से उदय जी हमारे बाजार में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कई सारे निवेश किए, कई सारे उन्होंने अध्ययन किया, चीजें सीखी, लेकिन फाइनली इनको फुटिंग मिली और अब धीरे धीरे करके शुरुआत की है, जबरदस्त काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे नुकसान से इतने बड़े प्रॉफिट में इतने कम समय में आए। तो उदय जी गजब का आप काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी ऑफ थॉट, which is momentum investing using weekly and monthly charts, रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं और रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताइए उदय जी, कितना समय आप बाजार को देते हैं? अब आपका मोमेंटम इन्वेस्टिंग है तो मैं मान करके चल रहा हूँ पूरा दिन तो आप देते नहीं होंगे, तो समय कैसे? एवरीडे ऑफिस के समय होता है तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, एंड आई डोंट बिलीव इन दैट। आई गिव 15 to 30 minutes ड्यूरिंग व्हेन द मार्केट इज ऑपरेशनल, बट मैं 2 से 3 घंटा आफ्टर मार्केट आवर्स में देता हूँ। So I firmly believe that the real working time is beyond markets, and during markets it's only execution, sir, that I have to do.
और सर डेली 2-3 घंटा और वीकली सर मैं काफी टाइम देता हूँ, बिकॉज इट्स माय पैशन एंड आई ब्रीथ स्टॉक मार्केट, तो उसमें काफी रुचि देता हूँ मैं। सो आई गिव 6-7 आवर्स ऑन सैटरडे एंड संडे, और आपका कोई भी वीडियो छोड़ता नहीं हूँ। अलॉन्ग विद दैट वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग हैज बीन द गोल सर। तो ये टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम हैज प्लेड अ लॉट ऑफ रोल इन माय लाइफ, दैट हैज बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स हाउ टू मूव फॉरवर्ड एंड टेक इट फॉरवर्ड सर। बहुत बड़ी बात कही आपने बहुदय जी, मजा आ गया सुनकर। आपने जो बात कही कि भाई देखिए यू ब्रीथ स्टॉक मार्केट्स, यानी कि पूरा समय जो है इसी में फोकस रहते हैं और वीकेंड पे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि बाजार के दौरान उतना समय नहीं देना चाहिए, फोकस रखना चाहिए एग्जीक्यूशन पर। एग्जीक्यूशन मतलब जो ट्रेड लेना है वो आपने ट्रेड लिया, बस काम खत्म। जो स्टडी करनी है, एनालिसिस करनी है, वो बाजार के बाद या फिर वीकेंड पर करते हैं, तो तब उस तरह का प्रेशर नहीं होता, दिमाग बिल्कुल शांत होता है, ऊपर नीचे दाम नहीं हो रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर के अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता इनको नहीं है। उदय जी ने गजब के रिटर्न्स हासिल किए हैं। एक बात और उदय जी ने कही, और वो है नौकरी छोड़ने के विषय में, जो उन्होंने बात कही कि भाई उनसे मेरा संवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने तय किया कि नहीं, जॉब को भी साथ में चलाऊंगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो पूरी तैयारी करनी होती है। निर्णय लेना, जॉब छोड़ना आसान काम है, लेकिन जब आप जॉब छोड़ते हैं तो हर प्रकार का दबाव आप पर आता है। तो कैसे आप उसको अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं, दिस इज अ जर्नी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उदय जी, आपकी जो ये जर्नी है जिस पर आप चल पड़े हैं, इसमें आपको और सफलता मिले और बेहतर ढंग से निवेश करें और ज्यादा सफलता, बड़ी कैपिटल आपकी हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो गजब का आपका अनुभव रहा है उदय जी। कहां से शुरू किया आपने, कहां पहुंच गए, आगे क्या प्लान्स हैं ये बताइए उदय जी। सर आगे सर ये एक है कि बिकॉज आई वॉज इन प्रोफेशन एंड जॉब, तो ये मंथली सैलरी जो मिलती है दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ माई ड्रीम्स। तो सर मैं ये पैरों की बेड़ी आगे के जनरेशन को निकालना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिंस आई वॉज 37 एंड फॉर द लास्ट 10 years आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ लीविंग इट बट आई कुडंट डू इट। सो और सर जिंदगी में रिस्क लेना सीखा नहीं है। So my important advice to next generation and to teach them is to don't shy off from taking risk. Take calculated risk. और रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। रिवॉर्ड ये मिटिगेशन प्लान चाहिए सर। एंड सर बीइंग इनटू मार्केट्स, आपको 80 सर मेरे जिंदगी का मोटर रहा है कि हम हमेशा 20-80% पर चले, 20% एफर्ट्स में 80% कैसे लाए। तो स्टॉक मार्केट इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट द स्टॉक मार्केट इज गिविंग यू सो मेनी प्रोज सर, like it is there is no gender bias, there is no religion, caste, creed, the customer is there, selling market is there, then there is no geographical boundaries which are there to incalculate। और ये सारी फिजिकल वर्ल्ड में जब अगर जॉब करना चाहते हैं तो इसमें सब रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। एंड टॉप ऑफ दैट सर, one person cannot concentrate on more than one sector or one area। if I am an automobile, then I go into the nitty gritties of the automobile and my life becomes an automobile person। But if you are into stock market, you can harness and leverage best of the minds you can employ, sir, with a pinch of the salt. And I'm not boasting myself, but it is my firm belief that you can employ the likes of Ambani's, Tata's, the Burmans, and the Bajaj by buying their shares and asking them to serve for you by plowing your money into their shares। बहुत सही बात कही आपने उदय जी, बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल सही बात है। देखिए इनकी वेल्थ तो बढ़ती रहेगी, अडानी जी और धनवान हो जाएंगे, अंबानी जी और धनवान हो जाएंगे। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप कोसते रहिए कह रहे यार ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, या फिर आप उसके सहभागी बनिए। और सहभागी बनना है तो शेयर बाजार ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए आप उनकी वृद्धि में आप उनका साथ दे सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। गजब के संदेश आ रहे हैं आपके लिए, मजा आएगा आपको पढ़ करके। तो उदय जी हमारे फ्रीडम ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टाइम एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये मुझे सर नेक्स्ट जनरेशन को बताना है। ऑल्दो आई डू नॉट अंडर एस्टिमेट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, बट आई वांट टू प्रेजेंट दिस फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू कैपिटल मार्केट टू द नेक्स्ट जनरेशन सर। And my daughter is 9 years old and I want to pass on the legacy to her also। अरे वाह वाह Advita। And sir, for the next generation I'm preparing how do I transfer this knowledge to the next generation। वाह उदय जी, बिटिया का नाम क्या है ये बताइए। मेरा नाम अद्विता है। मैं भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट में बहुत रुचि रखती हूँ, पर फिलहाल मेरे पापा मुझे उसमें पढ़ने नहीं देते क्योंकि मेरी अभी फोकस पढ़ने में होनी चाहिए। पर मैं चाहती हूँ कि मैं अगर जब मैं बड़ी होंगी तब मैं इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। वाह, बहुत बड़ी बात है, शानदार। सुनकर देखकर उदय जी मजा आ गया और बहुत लोगों को प्रेरणा मिली होगी। और बिटिया को हमारी तरफ से, जितने भी लोग सुन रहे हैं सबकी तरफ से आशीष। अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो आप भी पापा की तरह इन्वेस्टमेंट करें और बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट करें। और भारत को बहुत सारे वॉरेन बफेट्स की जरूरत है, तो आने वाले समय में ईश्वर से प्रार्थना है कि आप भारत के वॉरेन बफेट बने, ये मेरी शुभकामनाएं।
मजा आ गया उदय जी, मन तो नहीं कर रहा बातचीत को बंद करने का, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बिटिया को ढेरों प्यार और आशीष हम सभी की ओर से। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए, अपनी जीवन यात्रा हमारे साथ बांटने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये हमारे उदय जी हैं, गजब की कहानी है, देखिए गजब की स्टोरी सुन करके मुझे तो कम से कम बड़ा आनंद आया, और आप लोगों के भी जो संदेश आ रहे हैं, लोग हेड्स ऑफ लिख रहे हैं, गजब, बहुत बढ़िया। तो उदय जी बहुत शानदार आपने संदेश दिया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली होगी। दीपक साहू जी लिख रहे हैं कि सर गजब की सकारात्मक वार्ता हुई, बहुत प्रेरणादायक यात्रा रही है उदय जी की। और देखिए कहां से इन्होंने जॉब के साथ निवेश का काम शुरू किया, धीरे धीरे इन्होंने को सफलता मिली और आज जबरदस्त प्रॉफिट में है। इसीलिए देखिए शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ती है, और दूसरी चीज अपने मन से नेगेटिविटी हटानी पड़ती है। देखिए आज मैं सबसे बड़ा एक संक्रमण देख रहा हूं, और वो है नेगेटिविटी, नकारात्मकता का संक्रमण। आप कहीं पर भी चले जाएं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां केवल नकारात्मकता के और कुछ मिलता ही नहीं है, केवल नेगेटिविटी है। ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं चलता, ये बेकार है, इस प्रकार की बातचीत सुनने को मिलती है। देखिए सही है या गलत है, इसका निर्णय अपने विवेक से कीजिए, स्वयं कीजिए, पहले आजमाइए और फिर तय कीजिए कि सही है या गलत। लेकिन नेगेटिविटी मन में मत रखिए। जब शेयर बाजार में इतना पैसा बन रहा है और इतना कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं आप समय देते हैं, इसको सीखते हैं। सीखने के बाद आपको लगता है नहीं काम का नहीं है तो जाने दीजिए, लेकिन अगर ये काम कर रहा है, आपका जीवन बदल देने की ताकत रखता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द मार्केट्स। स्वाध्याय कीजिए, स्वयं से सीखिए। देखिए आजकल इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? टेक्नोलॉजी का फायदा है कि सब कुछ अवेलेबल है, सारे प्रकार का नॉलेज अवेलेबल है, इतनी किताबें, इतने वीडियोस, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध है। आप स्वयं से सीखिए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, लेकिन एक प्रोफेशनल की तरह, एक समझदार व्यक्ति की तरह सीख करके निर्णय कीजिए, और नेगेटिविटी मन में मत रखिए। बस ये इंपॉर्टेंट है, और यही संदेश हमारे उदय जी का भी था। गजब के संदेश और गजब के आज संकेत आ रहे हैं। वाह, हमारे गेम स्टार 70 साहब हैं, उन्होंने अभी एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न उनका यह है कि एबीबी और सीजी पावर, और वो कह रहे हैं कि मैं इसी इंडस्ट्री में काम करता हूं, डेटा सेंटर्स विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर बाय 2030 इन द इकोनॉमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो एबीबी, सीजी पावर जैसी कंपनियां, इनका भविष्य क्या है? बहुत उज्जवल है, और चार्ट भी गजब के हैं। आप खुद ही चार्ट देख चुके होंगे, और मैं पूरी तरह आपके इस तर्क से सहमत हूं। तो तीनों चार्ट जिनका आपने जिक्र किया, एबीबी, सीजी पावर और साथ में सीमेंस, तीनों के चार्ट गजब के, आप ट्रेंड में है। आज में एलओसी डालिए और चार्ट्स को स्टडी कीजिए। साथ में सचिन जी का एक प्रश्न है एंजल वन ब्रोकिंग पर, जिसमें हमने कुछ करेक्शन आता हुआ देखा। तो आइए चार्ट देख लेते हैं झट से एक बार। ये एंजल वन का चार्ट है, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद कुछ रिकवरी आई। अब देखिए जिस गति से बढ़ा था उस गति में थोड़ी कमी आते हुए देख रहे हैं। दो लेवल्स चार्ट पर इंपॉर्टेंट हैं। एक लेवल ये है जो कि आप मान के चलें कि जो इसका स्विंग हाई है, और दूसरा ये लेवल अब इंपॉर्टेंट है, ये लेवल अभी रिसेंट सपोर्ट है। तो ये लेवल्स हैं जिसके बीच में चार्ट ट्रेड कर रहा है, और कुल मिलाकर की स्थिति है। तो ये आपके सामने लेवल्स हैं जिनको आपको चार्ट पर अंकित कर लेना चाहिए। ये है एंजल वन का चार्ट, जिस पर अभी अभी एक प्रश्न किया हमारे गेम स्टार 70 ने। अच्छा, इसके बाद कई सारे और चार्ट आ रहे हैं, कई सारे और प्रश्न आ रहे हैं। मैं प्रश्नों पर आऊं उससे पहले आइए इस सप्ताह के विषय पर बात करें। विषय से बात करने से पहले भी एक काम जानते हैं, वो है कि चुनाव से पहले की उथल पुथल और हेजिंग कैसे की जाए। देखिए हेजिंग जो है ये एक लॉजिक से, एक ऑब्जेक्टिव से की जाती है। कई बार मैं देखता हूं कि जैसे चुनाव आने लगते हैं, लोग सोचते हैं कि अच्छा ये बड़ा इवेंट आ रहा है, पहले तो सोते रहते हैं, और उसके बाद अंत में बिल्कुल जैसे चुनाव सर पर होते हैं, जैसे कल मान लीजिए चुनाव परिणाम आने वाले हैं या 2 दिन पहले आने वाले हैं, तब जागते हैं और कुछ हेजिंग के लिए इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। देखिए उस समय हेजिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। हेजिंग को इस तरह मान करके चलिए कि ये एक तरह का बीमा है। बीमा जितनी जल्दी कराया जाए उतना फायदा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ली है, तो उस समय आपके प्रीमियम बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि भाई अभी तो बहुत समय है और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अभी तो बहुत लंबे समय तक आप प्रीमियम देंगे, तो वो आमतौर पर आपसे कम प्रीमियम लेते हैं। लेकिन अगर आप बढ़ी हुई उम्र में इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो खतरे बढ़ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो इसी वजह से बीमा की रकम भी बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप हेजिंग करते हैं बिल्कुल समय से पहले, जिस इवेंट से आप डरे हुए हैं या जिस इवेंट के लिए हेजिंग करना चाहते हैं, उस इवेंट से अगर आप ठीक पहले हेजिंग कर रहे हैं तो वो हेजिंग महंगी पड़ती है, क्योंकि उस समय डेरिवेटिव्स की जो कीमतें हैं, कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम, दोनों बढ़े हुए होते हैं। इस समय अगर आप हेजिंग करते हैं तो इट कॉस्ट यू मोर मनी। साथ ही उस समय सभी लोगों को हेजिंग करनी होती है, सभी लोग करते हैं, तो इस कारण डिमांड बढ़ जाती है, कॉल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही होती हैं, पुट की कीमतें विशेष रूप से तेजी से बढ़ रही होती हैं। तो यह समय होता है जब आप हेजिंग के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि हेजिंग करने का भी एक सही समय होता है। हेजिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, जिस तरह बीमा पॉलिसीज अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे एक एक्सीडेंट कवर होता है जो कि सिर्फ दुर्घटना के केस में काम आता है,
अगर नॉर्मली आपकी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसमें वो काम नहीं आता है। लेकिन अगर किसी दुर्घटना होती है आपके साथ, तो उसके बचाव के लिए, रोकथाम के लिए वो बीमा काम आता है, तो उसको हम एक्सीडेंट पॉलिसी कवर कहते हैं। वैसे ही मान के चलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क को कवर करने के लिए एक अलग तरह का आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका भाव 1000 रुपया चल रहा है और उसकी अलग अलग स्ट्राइक्स की पुट्स अवेलेबल है। अगर आप 1000 रुपए वाली पुट खरीदते हैं जिसको एट द मनी कहा जाता है, जो बाजार भाव के सबसे करीब है, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन ठीक ठाक मिलता है। बाजार भाव से नीचे जाने पर आपका प्रोटेक्शन शुरू हो जाता है, उसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है। आप ये कहते हैं कि नहीं, साधारण उतार चढ़ाव इसको तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जो कि अप्रत्याशित हो, जो हम सोच ही नहीं रहे हैं, और वो हो जाए और उस सूरत में बाजार और वो पूरा शेयर डूब जाए, 20%, 25%, 40% घट जाए और मैं नस्तो नाबूद हो जाऊं, इस खतरे से बस मुझे बचाव चाहिए। बाकी ये जो मामूली उठापटक है, इसके लिए तो मैं खुद ही सबल हूं, तैयार हूं, तत्पर हूं, मैं खुद ही निपट लूं, तो ठीक है। दैट मीन्स ऑल यू नीड इज इंश्योरेंस कवर। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मतलब लोअर स्ट्राइक प्राइस की पुट्स आपको बाय करनी है, जिनका के प्रीमियम बहुत कम होता है। परसेंटेज टर्म्स में जो टोटल शेयर की वैल्यू है उसके मुकाबले प्रीमियम बहुत ही कम होगा फीसदी के लिहाज से। अब ये जो प्रीमियम है, छोटा मोटा पैसा लगता है, लेकिन आपको बड़े खतरे से बचा लेता है। अब मान लीजिए चुनाव में कोई उलटफेर हो जाए, जिसको हम सोच ही नहीं रहे हैं, जिसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो मान करके चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए हो जाए, तो उस खतरे से बचाव के लिए ये लोअर स्ट्राइक प्राइस की पुट्स काम आती है, जो सस्ते में मिलती है। लेकिन अगर आप साधारण वॉलेटिलिटी से भी बचना चाहते हैं, तो उसके लिए रणनीति अलग तरह से बनानी पड़ती है। तो हेजिंग की अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। अब कई बार लोग सोचते हैं यार हेजिंग तो वो लोग करते हैं जिनके पोर्टफोलियो बहुत बड़े होते हैं, जिनके बहुत बड़े पैसे लगे होते हैं, छोटे मोटे निवेश के लिए क्या हेजिंग? भाई देखिए, हेजिंग का संबंध, ठीक बात है कि अगर आप डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हेजिंग के लिए, तो एक मिनिमम साइज तो चाहिए। अगर आपके पास छोटी क्वांटिटी है शेयर की, तो आमतौर पर मेरा अनुभव ये कहता है कि हेजिंग के फेर में पड़ने से अच्छा है कि कुछ समय के लिए बाजार से दूर हो जाए, यानी जो शेयर्स आपके पास है उनका प्रॉफिट लें, बाहर हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा शेयर आपके पास है जिसको आप मूलतः काटना नहीं चाहते हैं, एक्सिट नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको होल्ड करना है और क्वांटिटी भी ठीक है, तो वहां पर डेरिवेटिव के इस्तेमाल से आप हेजिंग कर सकते हैं। देखिए, ये जो चारों ओर आप ऑप्शंस की चर्चाएं सुन रहे हैं, जैसे आप सुना भी आपने ज्ञानशाला का विषय भी ऑप्शंस है, लोग आजकल ऑप्शंस में बड़ी रुचि लेने लगे हैं। लेकिन ऑप्शंस मूलतः एक हेजिंग का टूल है, ये ट्रेडिंग का टूल नहीं है। इसको हमने बना दिया है ट्रेडिंग का टूल कि इसके जरिए जो लेवरेज मिलता है उसके जरिए लोग इसमें ट्रेडिंग करने लगे हैं। कॉल खरीदी, ऊपर के भाव पर बेच दी, पुट खरीदा, बाजार गिरा, बेच दिया, ये तो हो गया स्पेकुलेशन। लेकिन जो असल काम है ऑप्शंस का, या जो असल पर्पस है ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स का, वो है रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि इसी प्रकार के खतरों से निपटने के लिए ही इन इंस्ट्रूमेंट्स का इजाद हुआ है। तो अगर आप ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में काम करते हैं, तो इसके जरिए आप इस प्रकार के रिस्क को कम कर सकते हैं, या फिर इससे निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो यही समय है जब इस विषय में आपको सोचना है। सबसे पहले आप सिनेरियोज इमेजिन करें, कितने सिनेरियोज हो सकते हैं। अभी निफ्टी 22,500 चल रही है, आने वाले 3 महीनों में क्या सिनेरियोज इवॉल्व हो सकते हैं? कई सारे हो सकते हैं। बाजार में बड़ी तेजी आ जाए, यानी जितनी सीटों की हम उम्मीद कर रहे हैं उससे भी ज्यादा सीटें वर्तमान सरकार को मिल जाए, यानी कि अगली टर्म में, तो आप देखेंगे कि बड़ा उछाल आ जाएगा, बाजार बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सीटें कम आ जाएं, तो अलग अलग प्रकार के सिनेरियोज हैं। सारे सिनेरियोज को एक बार सोचिए, विचारिए, ये सिनेरियो आएगा, क्या इंपैक्ट आ सकता है, कितने परसेंटेज का जंप निफ्टी में आ सकता है। अगर निफ्टी में जंप आएगा तो आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको सोचिए। उसके बाद जो रिस्क वाले सिनेरियोज हैं, जहां पर खतरा है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, क्या संभावना है ये होने की। देखिए, रिस्क होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर अचानक से आसमान से बिजली गिर जाए और वो बिजली आप ही पर गिरे, अब इसकी संभावना कम होती है, लेकिन रिस्क कहीं ना कहीं होता है। तो इम्प्रोबेबल इवेंट्स भी एक तरह का रिस्क होते हैं। तो हर प्रकार के रिस्क को समझते हुए, उसकी संभावना को ध्यान में रखते हुए आपको एक हेजिंग की रणनीति बनानी। याद रखिए, हेजिंग का लक्ष्य ये होता है कि आपको ठीक ठाक प्रोटेक्शन मिल जाए, और साथ में जो हेजिंग करने की कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है, जो आपको रकम चुकानी। देखिए, जब भी आप डेरिवेटिव खरीदेंगे कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन समय के साथ अपनी टाइम वैल्यू को कम करता चला जाता है। तो अगर आज आप हेजिंग कर रहे हैं और अभी एक समय 1.5 महीने का समय बचा है मान लीजिए, तो जो 1.5 महीने है उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे करके ऑप्शन के प्रीमियम्स कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए जो टाइम वैल्यू का नुकसान होगा उसको हम कहते हैं ये हेजिंग की कॉस्ट है। ये चीजें आमतौर पर हम लोग नहीं सोचते हैं, इस तरफ दिमाग ही नहीं जाता है। सब लोग लगे हैं ऑप्शन के स्पेकुलेशन में, लेकिन ऑप्शन का सही इस्तेमाल है हेजिंग, और हेजिंग करना बेहद जरूरी है अगर आपको बाजार में लंबी पारी खेलनी है। क्योंकि इस प्रकार के इवेंट तो रोजाना लगे रहेंगे, कभी चुनाव आएंगे, कभी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, कभी यूएस में फेड के रेट कट्स होंगे, कभी आप देखेंगे कि कहीं जंग हो जाएगी, कहीं किसी और प्रकार का इवेंट होता रहेगा, कभी बजट, और अभी ये इवेंट निकलेगा उसके बाद बजट को लेकर के अटकलें लगने लगेंगी।
तो कुल मिलाकर आप देखिए तो कोई ना कोई इवेंट रिस्क हमेशा सामने रहता है, और इवेंट रिस्क से बचने का एक ही तरीका है, वो है प्रॉपर हेजिंग। और हेजिंग के बारे में और विस्तार से हम लोग जानेंगे बहुत जल्द, जब हेजिंग को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। लेकिन इस विषय में सोचना आज से शुरू करना है आपको। सबसे पहला काम, निफ्टी का चार्ट खोल लें और इस चार्ट पर ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने। इस चार्ट पर ये देखना है आपको कि कौन से सिनेरियोज आ सकते हैं, क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, और उन परिस्थितियों के लिए आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा उसका। तो अगर मान लीजिए बाजार यहां से 500 अंक नीचे गिरता है, 1000 अंक नीचे गिरता है, 2000 अंक नीचे गिरता है, इस सपोर्ट तक आ जाता है या इस सपोर्ट तक आ जाता है, इन इवेंट से बचने की क्या संभावना है, अगर ऐसा होता है तो आपके पोर्टफोलियो पर कितनी बड़ी क्षति पहुंचेगी, इसका एक आकलन करें। उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए हेजिंग के विषय में विचार शुरू कीजिए। इस पर और गंभीरता से और विस्तार से हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो के जरिए संवाद करेंगे। ये महत्वपूर्ण विषय है, इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको ठीक से समझ आ गया तो कोई भी बड़ा इवेंट आएगा, आपको कभी कोई चिंता उसकी होगी नहीं। कितने ही लोग मुझे आजकल मिलते हैं, वो कहते हैं सर हम निवेश तो हमें करना है बाजार में, लेकिन बस हम ये इलेक्शंस के लिए रुके हुए हैं, एक बार इलेक्शंस बीत जाएं तो फिर इन्वेस्ट करेंगे। भाई आपको कैसे पता कि इलेक्शंस जब तक बीत जाएंगे तब तक बाजार यहीं आपका इंतजार करता हुआ रुका बैठा रहेगा। ये भी तो हो सकता है कि जब तक ये इलेक्शंस बीतें तब तक तेजी बहुत हो जाए और आप उन स्तरों पर खरीदने का साहस ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपके मन में तो यही 22,000 के लेवल्स बसे होंगे और फिर आप कहेंगे सर वो मार्च में तो या अप्रैल में तो 22,000 था, तब तो किया नहीं, अब यहां इन स्तरों पर क्या इन्वेस्ट करें, अब देखते हैं कभी करेक्ट होगा तो इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही रेलगाड़ी आपकी छूट जाती है। तो इसीलिए बाजार को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बाजार किसी भी करवट जा सकता है। तो जो भी आप निवेश करें उसकी रिस्क को समझते हुए उसका आपको हेजिंग करना बेहद जरूरी है। तो इस पर विस्तार से एक वीडियो में लाऊंगा और इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर विचार, चिंता, सोच आपको शुरू कर देनी है। वाह, मजेदार संदेश आ रहे हैं और अभी तक रुके नहीं है। हमारे वीना मलाबादी जी हैं जो लिख रही हैं कि सर दिस ईयर आई मेड 36%, लर्न अ लॉट फ्रॉम योर चैनल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, लगातार चैनल को देखने के लिए और इस हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए गजब का काम सभी लोग कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 बहुत अच्छा रहा कई सारे निवेशकों के लिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि 2024-25 उससे भी बेहतर आप सभी के लिए रहे। हम सभी को प्रेरणा चाहिए और प्रेरणा लेने के लिए ही हर सप्ताह हम लोग अदालत में जुटते हैं, बाजार की टोह लेते हैं, नए चार्ट्स को देखते हैं, नई तरीके से चार्ट्स को देखना सीखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग कम्युनिटी हम लोगों ने कुछ समय में इस चैनल पर बनाई है और ये आपके ही प्रेम और आशीष की वजह से संभव हो सका है। तो सबसे पहले तो आपको हृदय से प्रणाम। एक बार और आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम लोग कुछ नए प्रयोग करने जा रहे हैं। मैंने तय किया है और ये मेरा अनुभव है और इस पर मैं आप सबकी टीका टिप्पणी चाहता हूं। मेरा अनुभव ये रहा है, मैं कई सारे बाजार के ट्रेडर्स से मिलता रहता हूं, जो लोग नए जुड़े हैं बाजार से, उनसे भी, जो कोविड के बाद आए हैं या जो बरसों से बाजार में काम कर रहे हैं, उनसे भी संवाद होता रहता है, अलग अलग जगह मिलते रहते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, उनकी बातचीत सुनता हूं, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग टेक्निक्स के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कई सारी बुनियादी चीजें ऐसी हैं जिससे अभी भी लोग अनजान हैं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। और उसके बाद भी बाजार में बरसों से काम कर रहे हैं, 3-3 साल हो गए, लेकिन बेसिक चीजें जो हैं वो मिस हो जाती हैं, क्योंकि कहीं उसकी कोई विधिवत शिक्षा तो हमें मिली नहीं है, ना ही स्कूल जाने का समय है, ना ही इसको ठीक से सीखने का समय है। तो मैंने तय किया है कि आपके इसी चैनल पर हम लोग डिटेल में शेयर बाजार की क्लास लगाएंगे। अगर आपको ये सुझाव मेरा पसंद आया, ये बिल्कुल मुफ्त होगा, निःशुल्क होगा और एक डिटेल्ड क्लास बिल्कुल शुरुआत से उन लोगों के लिए जो कि बाजार में नए हैं या जो पुराने हैं, वो भी अगर बाजार के बेसिक्स को ठीक ढंग से जानना चाहते हैं, हर चीज को कवर करना चाहते हैं, एक लेक्चर के जरिए सीखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज या किसी अपने स्कूल की क्लास में बैठे हों और बिल्कुल उस तरह से अगर आप डिटेल में पहले अध्याय से यानी कि ABCD से सीखना चाहते हैं, तो उसकी व्यवस्था बहुत जल्द इसी चैनल पर मैं करने जा रहा हूं। लेकिन यह काम करने में बड़ा मेहनत लगेगी, समय भी बहुत देना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे शोज आमतौर पर लोग कम देखते हैं। लेकिन देखिए मेरा बड़ा मन है, बड़ी प्रबल इच्छा है कि ये मैं करूं। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे फायदा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जो लोग बाजार में काफी समय से हैं वो भी वायदा करेंगे कि पूरा देखेंगे, कभी कोई शो मिस नहीं करेंगे, तो बहुत जल्द मैं इसका आगाज कर दूंगा। लेकिन आपको कमेंट में लिखना है कि हाँ भाई करेंगे हम। तो ये अगर आप करेंगे, पूरा वॉच करेंगे, वायदा करते हैं, तो इसमें लिखिए और आप देखेंगे कि बहुत जल्द मैं डिटेल्ड क्लास लेकर के आऊंगा और बिल्कुल स्कूल की तरह हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे और बिल्कुल बेसिक से, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं बाजार के बेसिक से शुरू करेंगे और केवल बेसिक तक ही सीमित नहीं रहेंगे, सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स उसमें कवर करेंगे और बिल्कुल निःशुल्क लगातार इस चैनल पर वो आता रहेगा। लेकिन उसके लिए आपका प्रेम, आपका सहयोग मुझे चाहिए। तो लिखिए और बहुत जल्द इसी चैनल पर मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रयोग में
हमें सफलता मिले। तो इसी के साथ आज की अदालत को समाप्त करते हैं। हाँ, अपने कमेंट जरूर लिख दीजिएगा भाई, जो लोग इसके हक में हैं लिखिएगा, जिनको कोई इसको लेकर के संदेह है कि नहीं इतना कोई फायदा नहीं होगा, वो नो लिख दीजिए। लेकिन जो लोग देखेंगे, समय देंगे, पूरी तरह से मानते हैं कि इससे फायदा पहुंचेगा, वो यस लिखिए। और अगर आपने यस लिखा, निश्चित रूप से ये काम मैं करूंगा और पूरे तन मन धन के साथ करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और भेंट करेंगे अब कल क्या है, चार्ट ऑफ द वीक। तो चार्ट ऑफ द वीक में बात करेंगे किसी नए चार्ट की, और अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।